HAZ होता है हीट अफेक्टेड जोन। आई होप आपको ये टर्म पता हो। अगर आपको HAZ नहीं पता इस टर्म के बारे में तो मैंने CSWIP के 3.1 चैप्टर 2 में HAZ के बारे में बताया है, वहां जाके आप ये टर्म को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। बट एक ब्रीफली मैं बता देता हूँ। देखिए HAZ एक वो एरिया होता है, वेल्डिंग के पास का एरिया होता है। वो पेरेंट मेटल में है लेकिन वेल्डिंग के पास होता है। और ये HAZ इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि वेल्डिंग के दौरान जो हाई हीट जनरेट होता है उससे जो पेरेंट मेटल वेल्डिंग के पास वाला जो इलाका है उसमें माइक्रो स्ट्रक्चरल कुछ चेंजेस आते हैं, इसीलिए उसे हम HAZ बोलते हैं, हीट अफेक्टेड जोन। मतलब होता है ये पेरेंट मेटल में है, वेल्डिंग के नजदीक होता है बस। तो जो ये हाइड्रोजन क्रैकिंग है ये HAZ एरिया में होती है, तो इसे हम HAZ हाइड्रोजन क्रैकिंग कहते हैं। HAZ हाइड्रोजन क्रैकिंग। अब देखिए ये जो HAZ हाइड्रोजन क्रैकिंग है ये इसका जो मेन कल्प्रिट है या जो मेन विलन है, एक तरीके से फिल्म में जैसे विलन होते हैं वैसे ये हाइड्रोजन जो है वेल्डिंग का सबसे बड़ा विलन है। ये जो है हाइड्रोजन, इसके कारण ही हाइड्रोजन क्रैक्स डेवलप होते हैं। इसका मैकेनिज्म अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, बट एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देता हूं। देखिए ये जो हाइड्रोजन क्रैक्स है अगर HAZ एरिया में आते हैं तो उसे हम HAZ हाइड्रोजन क्रैकिंग बोलेंगे, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और अगर यही हाइड्रोजन क्रैक वेल्ड मेटल में आएगा तो हम उनसे HAZ हाइड्रोजन क्रैकिंग इन वेल्ड मेटल या वेल्ड मेटल हाइड्रोजन क्रैकिंग बोलेंगे, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो देखिए पहले तो इसका टेक्निकल नाम आप जान लीजिए। इसका टेक्निकल नाम जो है वो है हाइड्रोजन इंड्यूस्ड कोल्ड क्रैकिंग, HICC, हाइड्रोजन इंड्यूस्ड कोल्ड क्रैकिंग। ये इसका सबसे अप्रोप्रिएट और टेक्निकल नाम है। बट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या इसके ओरिएंटेशन के हिसाब से इसे अलग अलग और नामों से जाना जाता है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और इसके जो ओरिएंटेशन होते हैं उसके हिसाब से इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे कोल्ड क्रैकिंग, HAZ क्रैकिंग, डिलेड क्रैकिंग, अंडरबीट क्रैकिंग, टो क्रैकिंग, तो ये सारे HAZ हाइड्रोजन क्रैकिंग के ही नाम है, अलग अलग नाम है। देखिए कोल्ड क्रैकिंग कब बोलते हैं, जब वेल्डिंग हो जाने के बाद जब वेल्ड मेटल जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आ जाता है, बिल्कुल ठंडा हो जाता है, उसके बाद अगर ये क्रैक डेवलप होता है तो उसे कोल्ड क्रैकिंग बोलेंगे। फिर HAZ क्रैकिंग मतलब HAZ के अंदर क्रैक डेवलप हुआ है तो HAZ क्रैकिंग बोलेंगे। डिलेड क्रैकिंग होता है वेल्डिंग आपने कर दिया बट उस समय क्रैक नहीं होगा, करीब 48 से 72 घंटे के बीच में क्रैक डेवलप होता है तो उसे हम डिलेड क्रैकिंग बोलते हैं। साथ में अंडरबीट क्रैकिंग, अंडरबीट क्रैकिंग जो होता है वो वेल्ड मेटल के ठीक नीचे HAZ एरिया में उसे अंडरबीट क्रैकिंग बोलते हैं। ये HAZ क्रैकिंग ही इसे अंडरबीट क्रैकिंग भी बोलते हैं। टो क्रैकिंग होता है वो होता है जो कि टो रीजन में डेवलप होता है, वेल्डिंग के टो रीजन में। देखिए इस फोटो में समझिए टो वगैरह, टो HAZ ये सारी चीजें मैंने चैप्टर 2 में टर्मिनोलॉजी क्लियर की है, बट फिर भी देख लीजिए। जैसे एक फिलेट ज्वाइंट है, ये जो इलाका ये पूरा रीजन इसे हम टो बोलते हैं, इस साइड और इस साइड ये जो रीजन है इसे टो बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये क्रैक जनरेट हुआ देखिए तो ये टो क्रैक हो गया। वेल्डिंग के नीचे पेरेंट मेटल पे HAZ में जो क्रैक डेवलप हुआ तो इसे अंडरबीट क्रैकिंग बोल दिए। रूट के पास ये देखिए रूट एरिया, रूट के पास क्रैक डेवलप हुआ तो इसे रूट क्रैक बोल दिए। और देखिए ट्रांसवर्स क्रैक क्या होता है, जैसे ये एक्सिस, जिस एक्सिस में वेल्डिंग होता है उसे हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलेंगे, तो इसके परपेंडिकुलर में जो क्रैक होगा उसे ट्रांसवर्स बोलेंगे। देखिए जैसे ये क्रैक है तो ये ट्रांसवर्स में हुआ, मतलब जो वेल्डिंग का एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर में। अभी आप ध्यान दें कि ये जो क्रैक है ये HAZ एरिया में हुआ, वेल्डिंग में नहीं हुआ। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपका वेल्डिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक वेल्डिंग है, और ये जो नीचे का एरिया है ये है आपका HAZ का एरिया। यहाँ पे जो क्रैक है ये HAZ हाइड्रोजन क्रैक है, लेकिन ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है तो इसे ट्रांसवर्स क्रैक बोलेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम HAZ क्रैकिंग का मैकेनिज्म समझेंगे कि ये क्रैकिंग होता कैसे है। इस मैकेनिज्म को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो मेन जो विलन है वो है हाइड्रोजन। तो हमें समझना पहले हाइड्रोजन वेल्डिंग के अंदर जाता कैसे है। तो देखिए हाइड्रोजन वेल्डिंग के अंदर जाने का जो सबसे बड़ा पोटेंट या सबसे मेन स्रोत होता है, मेन सोर्स होता है वो होता है फ्लक्स। जो वेल्डिंग का फ्लक्स होता है
इलेक्ट्रोड के साथ जो SMAW में फ्लक्स होता है, या फिर सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में जो फ्लक्स यूज करते हैं, या दूसरे वेल्डिंग में भी जहाँ जहाँ फ्लक्स यूज होता है, तो अगर फ्लक्स जो है उसमें वेल्डिंग के बहुत भारी मात्रा हाइड्रोजन बहुत एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है। मोस्टली अगर जैसे SMAW की बात करें तो उसमें जो सेलुलोजिक फ्लक्स होता है, सेलुलोजिक इलेक्ट्रोड्स जैसे E6010, उसमें हाइड्रोजन बहुत होता है, तो वहाँ से हाइड्रोजन एटम्स जा सकते हैं। फिर रस्ट हो गया, स्केल हो गया, ऑयल ग्रीस हो गया, ये सब जो एक्सटर्नल फॉरेन मटेरियल्स है, इनसे भी हाइड्रोजन अंदर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जैसे ऑयल ग्रीस हो गया, वाटर मॉइस्चर हो गया, ये सब क्या हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑयल ग्रीस क्या हाइड्रोजन और कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूल होता है, लेकिन जो वेल्डिंग का आर्क होता है, आर्क में मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, कार्बन अलग हो जाएगा, तो हाइड्रोजन सेपरेट एटम हो जाएगा और वो पेरेंट मेटल के अंदर इंटर हो जाएगा। होता क्या है, हाइड्रोजन का एटम बहुत ही छोटा होता है। देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन का एटम बहुत ही छोटा होता है। ये रेड कलर का जो है ये हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन का एटम बहुत छोटा होने के कारण थोड़ा सा भी अगर जगह मिल जाएगा तो वो पेरेंट मेटल या HAZ में अंदर चला जाएगा। अभी पहले इस मैकेनिज्म को समझ लेते हैं, फिर फिगर से भी मैं समझाऊंगा। तो ये जो हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे H2O हो गया या हाइड्रोकार्बन हो गया, ये आर्क में ब्रेक डाउन होकर हाइड्रोजन एटम, सेपरेट हाइड्रोजन एटम बन जाते हैं, और ये जो हाइड्रोजन एटम है वो पेरेंट मैटर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि देखिए, अगर टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है तो ये एक्साइटेड होते हैं। पेरेंट मेटल के जो एटम्स होंगे वो थोड़ा सा इसमें गैप रहेगा, एक्साइटेड स्टेज में होंगे, तो हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो अंदर जाएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे निकल के बाहर भी आ जाएंगे। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो मूवमेंट करते हैं उसे हाइड्रोजन डिफ्यूजिंग बोलते हैं। डिफ्यूज मतलब बोलते हैं हाइड्रोजन एटम डिफ्यूज होगा, मूव, जो हाइड्रोजन के एटम जो मूव होते हैं उसे हाइड्रोजन डिफ्यूजिंग बोलते हैं या डिफ्यूज बोलते हैं फ्रेंड्स। डिफ्यूज हो जाएंगे। जैसे अगर टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो जो पेरेंट मेटल या HAZ का जो मेटल माइक्रो स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इसके जो एटम्स होंगे वो एक्साइटेड स्टेज में होंगे, तो जगह यहाँ ज़्यादा होगा। जैसे ज़्यादा जगह है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल के बाहर आ जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा, फिर तो कोई डेंजर नहीं है। लेकिन जैसे ही वेल्डिंग का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाएगा, सारे ये एटम्स एक के साथ एक सट जाएंगे और वहां पे फिर हाइड्रोजन का एटम ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा। और जहां भी ये हाइड्रोजन के एटम ट्रैप हो जाएंगे वहां पे वो उस लोकेशन को एम्ब्रिटल कर देंगे। एम्ब्रिटल मतलब उसका ब्रिटलमेंट कर देंगे, मतलब वो वहां पे वो वीक हो जाएगा, एम्ब्रिटल कर देंगे। एम्ब्रिटल मतलब होता है फ्रेंड्स, एम्ब्रिटल डक्टाइल का उल्टा होता है। तो जैसे मेटल को ब्रिटल कर देंगे वहां जहां भी हाइड्रोजन एटम जमा हो जाएगा, और वहां से क्रैक इनिशिएट हो सकता है। लेकिन क्रैक इनिशिएट होना है तो वेल्डिंग के अंदर जो क्या होगा कि रेसिड्यूअल स्ट्रेस जनरेट होता है। तो रेसिड्यूअल स्ट्रेस जैसे ही ज़्यादा होगा तो उस जगह पे क्रैक डेवलप कर सकता है। यहाँ कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि मायने रखते हैं। ये सब जैसे माइक्रो स्ट्रक्चरल लेवल पे जो एटम है वो हार्ड और ब्रिटल हो जाना चाहिए, और हाई टेंसाइल जैसे हाई रेसिड्यूअल स्ट्रेस वेल्डिंग में जनरेट होना चाहिए। जैसे हाई रेसिड्यूअल स्ट्रेस जनरेट होगा तो इस जगह को जो कि एम्ब्रिटल हो चुका है, जो कि हार्ड हो चुका है, इसको तोड़ देगा फट से, तो यहाँ से क्रैक डेवलप हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हाइड्रोजन क्रैकिंग होने के लिए 4 कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट होना चाहिए। 4 कंडीशंस शुड एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। अगर ये चारों कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट नहीं होंगे तो हाइड्रोजन क्रैकिंग नहीं होगा। 4 में से 3 भी होंगे लेकिन चौथा अगर एग्जिस्ट नहीं होगा तो हाइड्रोजन क्रैकिंग नहीं होगा। तो देखिए, इसका जो सबसे पहला और सबसे मेन कंडीशन है हाइड्रोजन लेवल। वेल्डिंग के अंदर पर 100 ग्राम डिपॉजिटेड वेल्ड मेटल में 15 ml से ज़्यादा हाइड्रोजन का अमाउंट नहीं होना चाहिए। 15 ml से ज़्यादा का हाइड्रोजन का अमाउंट होगा तो एक हाइड्रोजन क्रैक हो सकता है। जो रेसिड्यूअल स्ट्रेस जनरेट होगा, वेल्डिंग के दौरान रेसिड्यूअल स्ट्रेस जनरेट होता है, उस स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड जो मेटल होता है उसके यील्ड स्ट्रेस से 0.5 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन 0.5 टाइम्स से ज़्यादा हो जाएगा तो हाइड्रोजन क्रैक हो सकता है। फिर जो रिजल्टिंग माइक्रो स्ट्रक्चर है, वेल्डिंग करने के बाद जो माइक्रो स्ट्रक्चर बनता है उसका अगर हार्डनेस ज़्यादा हो गया, 400
वीकर हार्डनेस, 400 हार्डनेस से ज़्यादा हो गया तो हाइड्रोजन क्रैक हो सकता है। और चौथा, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा तो ही हाइड्रोजन क्रैक होगा। जैसा कि मैंने आपको इस फोटो में बताया था, 300 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा तब तो हाइड्रोजन एटम खुद ब खुद मेटल से निकल जाएगा। हाइड्रोजन हमेशा डिफ्यूज होने की कोशिश करते हैं, बाहर निकलने की मूवमेंट की कोशिश करते हैं, तो वह बाहर निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही 300 डिग्री सेल्सियस से कम होगा वो हाइड्रोजन वहीं ट्रैप हो जाएगा और तभी हाइड्रोजन क्रैक होगा। तो फ्रेंड्स, ये 4 कंडीशन हमने देख ली, 4 कंडीशन साथ में होंगे तो ही हाइड्रोजन क्रैक हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे हाइड्रोजन क्रैक अवॉइड कर सकते हैं। तो ये तो एक आप खुद भी कॉमन सेंस से समझे, तो अगर इन 4 कंडीशंस को, हाइड्रोजन लेवल को, स्ट्रेस को, माइक्रो स्ट्रक्चर को, टेम्परेचर को, अगर इन चारों में से किसी भी कंडीशन को या चारों को कंट्रोल कर लें तो नहीं होगा। तो देखिए, हम समझते हैं हाइड्रोजन लेवल को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो पहले हम देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन लेवल को कंट्रोल करने का सबसे सीधा तरीका है कि हम वेल्डिंग में हाइड्रोजन को जाने ही ना दें। वेल्डिंग में जाएगा तो ही वो HAZ रीजन में अंदर जाएगा। तो ना जाए इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम ऐसा इलेक्ट्रोड यूज करेंगे जो कि लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो। जैसे E7018 जो होता है वो लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, तो उसमें हमें खतरा ही नहीं बचेगा। या फिर जो हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में फ्लक्स यूज करते हैं वो हाइड्रोजन, ये लो हाइड्रोजन सब फ्लक्स यूज करें, मतलब कोई भी फ्लक्स यूज कर रहे हैं हम लो हाइड्रोजन यूज करेंगे तो नहीं होगा। साथ ही जिन इलेक्ट्रोड्स में बेकिंग की जरूरत पड़ती है उनकी प्रॉपर बेकिंग करें और शिफ्टिंग भी बाकायदे पोर्टेबल ओवन में करें, तो हमें हाइड्रोजन के लेवल से बच सकता है। या अगर वैक्यूम सील्ड पैकेजेस है तो वैक्यूम सील्ड पैकेजेस को डायरेक्ट साइट पे ही ओपन करें। साथ ही अगर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है तो उसके जो फ्लक्स है, बेसिक एग्लोमेरेटेड फ्लक्स होता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का, इसे हम गर्म कंटेनर में रखें। गर्म कंटेनर जिसे हीटेड साइलो बोलते हैं उसमें रखेंगे तो हाइड्रोजन से बच सकते हैं। हम अपने वेल्ड मेटल के अंदर कितना डिफ्यूजिबल हाइड्रोजन है उसको चेक कर सकते हैं, चेक करके कंट्रोल कर सकते हैं। एंश्योरिंग दैट अ लो हाइड्रोजन कंडीशन इज मेंटेन्ड थ्रू आउट वेल्डिंग बाई नॉट अलाउड फ्लक्सेस टू पिक अप मॉइस्चर। देखिए, हम फ्लक्स है उसे हम कभी भी मौका ना दे कि मॉइस्चर को पिकअप करे, मतलब मॉइस्चर से बचा के रखें, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से। मॉइस्चर एक बहुत ही बड़ा सोर्स है हाइड्रोजन का। मॉइस्चर क्या होता है, H2O होता है। पानी या मॉइस्चर दोनों H2O होता है, तो क्या होता है H2O जो ब्रेक करके हाइड्रोजन एटम निकल जाता है। तो ये सारे हैं, और भी अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो शील्डिंग गैस मिग या टिक करें तो शील्डिंग गैस के अंदर कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको देखना पड़ेगा। अगर उसमें मॉइस्चर है तो वहाँ से हाइड्रोजन जा सकता है, तो उसको कंट्रोल कर ले सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, ड्यू पॉइंट चेक करेंगे। ड्यू पॉइंट जो है -60 डिग्री के नीचे होना चाहिए, 60 डिग्री। उसके बाद जो है इंश्योरिंग वेल्ड जोन जो है, वेल्ड जोन को हम इंश्योर करेंगे वो ड्राई हो, फ्री फ्रॉम रस्ट, ऑयल, ग्रीस हो। तो ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल करके हाइड्रोजन का लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेस, जो रेसिडुअल स्ट्रेस की मैंने बात की थी कि वेल्डिंग के दौरान कुछ रेसिडुअल स्ट्रेस जनरेट होते हैं। इस स्ट्रेस को कंट्रोल कर लें तो हम हाइड्रोजन क्रैक से बच सकते हैं। ड्यूरिंग वेल्डिंग रेसिडुअल स्ट्रेसेस आर जनरेटेड ड्यू टू विच टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट ऑन वेल्डमेंट। तो अगर रेसिडुअल स्ट्रेस कम होगा तो टेंसाइल स्ट्रेस भी कम लगेगा वेल्डमेंट के ऊपर। तो देखिए, जो मैग्नीट्यूड है रेसिडुअल स्ट्रेस का, जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो क्वांटम है वो मेनली डिपेंड होता है। देखिए, 4 फैक्टर है। थिकनेस ऑफ द स्टील एट द ज्वाइंट, जो ज्वाइंट जहाँ वेल्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे स्टील की कितनी थिकनेस है, जितना मोटा होगा वहाँ उतना रेसिडुअल स्ट्रेस जनरेट होगा। हीट इनपुट जितना ज़्यादा होगा उतना ही जनरेट होगा। ज्वाइंट टाइप, अलग अलग ज्वाइंट टाइप है तो उसके अलग अलग उसमें स्ट्रेस डेवलप होने के चांसेस होंगे। फिर साइज एंड वेट ऑफ द कंपोनेंट्स बीइंग वेल्डेड, जिस कंपोनेंट को हम वेल्ड करें उसकी साइज और उसका वोट। तो ये सारे फैक्टर्स है जो कि आपको रिस्पॉन्सिबल है रेसिडुअल स्ट्रेस के लिए। अभी देखिए, एक चीज है कि फेलियर तभी होगा जब जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो 0.5 टाइम्स ज़्यादा होगा यील्ड स्ट्रेस के। जो मटेरियल है, जिस मटेरियल की वेल्डिंग कर रहे हैं उस मटेरियल के यील्ड स्ट्रेस से 0.5 टाइम्स ज़्यादा होगा तो ही फेलियर होगा। तो हम देखेंगे कि कैसे हम रेसिडुअल स्ट्रेस को मिनिमाइज करें। तो फ्रेंड्स, जो मैंने ये कारण बताए थे, इन कारण को मिनिमाइज करेंगे तो हो जाएगा। बाकी हम इसे समझते हैं अवॉइडिंग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू पुअर फिटअप। कई बार होता है कि पुअर फिटअप अगर हमने किया है तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मतलब अगर ज्वाइंट को प्रॉपरली फिटअप नहीं किया है,
काफ़ी उसमें अलाइनमेंट या फिर उसको टाइटली होल्ड किया, ज़बरदस्ती पकड़ाया है, तो मतलब एक्सटर्नल कई बार होता है कि हम जॉइंट अगर हमारा प्रॉपर नहीं बन पा रहा है तो उस पर एक्सटर्नल लोड डाल के उसको प्रॉपर भी बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होता है। तो बेसिकली पुअर फिटअप जो है उसको हम कंट्रोल करके इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर वेल्ड प्रोफाइल एक बहुत ही बड़ा ये कॉज है, तो पुअर वेल्ड प्रोफाइल को अवॉइड करेंगे तो हमारा रेसिडुअल स्ट्रेस मिनिमाइज हो जाएगा। इसे मैं थोड़ा और समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। फिर अप्लाइंग अ स्ट्रेस रिलीफ हीट ट्रीटमेंट आफ्टर वेल्डिंग के बाद PWHT करेंगे तो भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। इंक्रीजिंग दी ट्रैवल स्पीड को अगर हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल स्पीड से हीट इनपुट भी में भी फर्क पड़ता है। तो अगर ट्रैवल स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो हीट इनपुट थोड़ा कम पड़ेगा, तो इससे फर्क पड़ सकता है। और कीपिंग द वेल्ड वॉल्यूम एज लो एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा वेल्डिंग होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होने के चांसेस है, तो वेल्ड वॉल्यूम जितनी मिनिमम जो ड्राइंग में दे रखी है उतना ही रखेंगे तो बेस्ट है। अब देखिए, अब है ससेप्टेबल HAZ माइक्रोस्ट्रक्चर। जो तीसरा कारण था हमारा माइक्रोस्ट्रक्चर अगर हार्ड और ब्रिटल होगा तो हाइड्रोजन क्रैकिंग के चांसेस हैं। होता क्या है फ्रेंड्स, जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग मोल्टन वेल्ड पूल फिर ठंडा होता है। अगर मोल्टन वेल्ड पूल बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा तो माइक्रो स्ट्रक्चर उसमें चेंजेस होंगे, और वो जो माइक्रो स्ट्रक्चर बनेगा अगर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो उसे मार्टेनसाइट बोलते हैं। मार्टेनसाइट देते हैं उस माइक्रो स्ट्रक्चर को। मार्टेनसाइट मतलब वो है वेल्डिंग हमारा बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया तो वो हार्ड और ब्रिटल हो जाएगा, और उस हार्ड और ब्रिटल माइक्रो स्ट्रक्चर को मार्टेनसाइट बोलते हैं। मतलब हमें किसी भी सूरत में मार्टेनसाइट को फॉर्मेशन से रोकना है, हार्ड एंड ब्रिटल नहीं होने देना है, तो मार्टेनसाइट के फॉर्मेशन को रोकना पड़ेगा, तब हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए ये एक छोटा सा फैक्ट है, कार्बन और कार्बन मैंगनीज स्टील जो है उसमें हार्डनेस अगर 350 HV से ज़्यादा है तो ससेप्टेबल माइक्रो स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें हाइड्रोजन क्रैकिंग के चांसेस आ सकते हैं। मैंने वहां पे पहले स्लाइड में आपको बताया था 400 वीकर हार्डनेस, तो 400 या 350 ज़्यादा अंतर नहीं है। कार्बन और कार्बन मैंगनीज है तो 350 से ही लगभग शुरू हो जाता है ससेप्टेबल माइक्रो स्ट्रक्चर होना। अब देखिए, हार्डनेस इन अ वेल्डमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, हार्डनेस कैसे इन्फ्लुएंस होता है वेल्डिंग के दौरान। तो एक तो है पहला केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्टूल का क्या केमिकल कंपोजिशन उस पर हार्डनेस डिपेंड करेगा, और दूसरा है कूलिंग रेट ऑफ HAZ आफ्टर ईच वेल्डर। कूलिंग रेट जैसे कि मैंने आपको बताया मार्टेनसाइट फॉर्मेशन होने से रोकना है, तो मार्टेनसाइट का डायरेक्ट जो है डायरेक्ट अफेक्ट होता है कूलिंग रेट से। अगर कूलिंग रेट बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी कूलिंग हो गया तो मार्टेनसाइट फॉर्मेशन होगा। तो कूलिंग रेट ऑफ HAZ जो है हमें कैसे भी कम करना है। तो देखिए, पहले तो केमिकल कंपोजिशन समझेंगे। यहाँ पे हमने दो फैक्टर समझे थे, केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्टील। तो देखिए, केमिकल कंपोजिशन क्या है कि हायर द कार्बन इक्विवेलेंट जितना ज़्यादा होगा ग्रेटर द चांसेस ऑफ HAZ हार्डनिंग। कार्बन इक्विवेलेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा चांस है कि वो मटेरियल हार्ड होगा, उसका HAZ रीजन हार्ड होगा। देखिए फ्रेंड्स, कार्बन इक्विवेलेंट का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो पार्ट 1 में मैंने कार्बन इक्विवेलेंट को बहुत ही अच्छे से समझाया, आप वहां जाके समझ सकते हैं। तो यहाँ बस सिर्फ इतना समझिए, कार्बन इक्विवेलेंट को कंट्रोल करना है पेरेंट मटेरियल में। दूसरा कूलिंग रेट, मैंने आपको बताया कूलिंग रेट जितना जल्दी फास्ट कूलिंग होगा तो मार्टेनसाइट फॉर्मेशन होगा, तो हमें स्लो कूलिंग करना है। देखिए, द फास्टर द रेट ऑफ HAZ कूलिंग आफ्टर ईच वेल्ड रन द ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ मार्टेनसाइट फॉर्मेशन। HAZ कूलिंग जितना फास्ट होगा उतना ही ज़्यादा टेंडेंसी होगा मार्टेनसाइट बनने का और हार्डनिंग होने का। तो कूलिंग रेट टेंड्स टू इंक्रीज। कूलिंग रेट कैसे बढ़ता है, तो दो कारण है। पहला तो हीट इनपुट डिक्रीज हो गया तो कूलिंग रेट बढ़ जाएगा, और दूसरा जो कि सबसे मेन कारण जॉइंट थिकनेस इंक्रीज। अगर जितना मोटा थिकनेस होगा उतना जल्दी कूलिंग रेट होगा। देखिए, इसको इस फोटो से समझेंगे। ये जो पहला फोटो है आप ये देखिए, इसमें जो जॉब है इसकी थिकनेस कम है, मान लेते हैं 10 mm है, तो अगर ये 10 mm तो ये करीब 30 mm होगा। जो दूसरा फोटो आप देख लीजिए, ये करीब 30 mm थिकनेस है। अब देखिए, इसमें जो एयर होगा, एयर देखिए ये मोल्टन वेल्ड पूल हो जाएगा
और ये एयर होगा, तो एयर का जो इम्पैक्ट है ये 10 mm तक पड़ेगा, तो ये थोड़ा स्लो कूलिंग होगा। लेकिन यहाँ पूरा 30 mm तक, पूरा 30 mm एयर का इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये फास्ट कूलिंग होगा। तो मतलब जितना मोटा हमारा आइटम होगा उतना ही फास्ट कूलिंग होगा। तो देखिए अब इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, HAZ माइक्रो स्ट्रक्चर ना बने, इसको कैसे अवॉइड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था केमिकल कंपोजिशन, और केमिकल कंपोजिशन में कार्बन इक्विवेलेंट का खेल था। तो देखिए यूजिंग स्टील विथ अ लोअर रेंज ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट, ये मैंने सॉरी कट कर दिया, कट नहीं है, मैं अंडरलाइन करना चाह रहा था। देखिए यूजिंग स्टील विथ अ लोअर रेंज ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट, हम ऐसा स्टील यूज करेंगे जिसका कि कार्बन इक्विवेलेंट कम हो। दूसरा, यूजिंग मॉडरेट वेल्डिंग हीट इनपुट, जो मॉडरेट हीट इनपुट हमें चाहिए हम उतना ही दें, एक्सेसिव हीट इनपुट ना दें, तो क्या होगा, आइटम स्लो कूलिंग होगा। तीसरा जो है प्री हीट, अप्लाइंग प्री हीट सो दैट HAZ कूल्स मोर स्लोली, हम जितना ज्यादा उसको प्री हीट करेंगे, थोड़ा सा मैं और बताता हूँ। देखिए प्री हीट का क्या कॉन्सेप्ट है, वेल्डिंग के पहले हम इसको हीट कर देते हैं, पेरेंट मेटल को थोड़ा वेल्डिंग के पहले इस जोन को हीट कर देंगे, तो ये जोन अगर हीटेड होगा, यहाँ गर्म होगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे कूलिंग होगा, हीट ट्रांसफर कम होगा, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर जो यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये पोर्शन प्री हीटेड है, तो यहाँ से यहाँ तक हीट ट्रांसफर थोड़ा स्लो होगा। तो इसके कारण क्या है, इसके कारण क्या है कि कूलिंग रेट थोड़ा स्लो होगा, तो मार्टेनसाइट फॉर्मेशन कम होगा। अब ये एक छोटा सा एक पॉइंट है, ये देख लीजिए, अगर कार्बन इक्विवेलेंट लेस देन या इक्वल टू 0.42 है, अगर रॉ मटेरियल जो पेरेंट मटेरियल उसका कार्बन इक्विवेलेंट 0.42 से कम है या उसका इक्वल है, तो प्रीहीट जनरली रिक्वायर्ड नहीं होता है। ये जनरल केस में मैं बता रहा हूँ, कोई एक्सेप्शनल केस हो सकता है। जनरल केस में कार्बन इक्विवेलेंट अगर 0.42 से कम है तो प्रीहीट रिक्वायर्ड नहीं है, और कार्बन इक्विवेलेंट 0.42 से ज़्यादा है तो प्रीहीट करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स एक चीज़ मैं जस्ट आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ, कौन कौन से कोड में प्री हीट के बारे में दे रखा, मतलब कि, तो देखिए BSEN 1011 पार्ट 2 में प्री हीट के बारे में दे रखा है, BS 2633 के बारे में दे रखा है, ASME सेक्शन 8 में दे रखा है, ASME B 31.1 और 31.3 में दे रखा है, और AWS D 1.1 में भी प्रीहीट के बारे में दे रखा है। फ्रेंड्स प्रीहीट के बारे में मैंने एक एडिशनल एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है जिसमें मैंने समझाया है प्रीहीट कोड के हिसाब से क्या है, कैसे सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो आप प्रीहीट पे ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ हमने चारों जो हमारे फैक्टर्स थे उनको समझ लिया, कैसे अवॉइड कर सकते हो वो समझ लिया। अब यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लीजिए कि जो हाइड्रोजन क्रैकिंग है, हाइड्रोजन क्रैकिंग इज नॉट पॉसिबल इन दी फॉलोइंग मटेरियल्स। देखिए एसएस में हाइड्रोजन क्रैकिंग नहीं होगा, एल्यूमिनियम में नहीं होगा, कॉपर में नहीं होगा, निकल में नहीं होगा, इन सब में हाइड्रोजन क्रैकिंग नहीं होगा। अच्छा एक सेकेंड, मैंने चारों बोला था, सॉरी ये तीसरा HAZ जो माइक्रो स्ट्रक्चर था ये हमारा तीसरा फैक्टर था। मैं वापस स्लाइड में जाता हूँ। देखिए हमारा पहला जो था हाइड्रोजन लेवल था, दूसरा जो था स्ट्रेस था ये हमने समझा, और तीसरा था ससेप्टेबल माइक्रो स्ट्रक्चर। अब हमें टेम्परेचर समझना है। टेम्परेचर ये तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखिए इसके भी ऊपर स्लाइड है तो समझ लेते हैं। टेम्परेचर तो नॉर्मली अगर टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन एटम जो है डिफ्यूज हो जाएंगे। डिफ्यूज का मतलब बहुतों को पता नहीं होता। डिफ्यूज का देखिए टेक्निकली आप मतलब सॉरी थ्योरेटिकली मतलब समझ लीजिए कि, सॉरी ये लाइन में से कट गया, एक सेकेंड में देखता हूँ इरेज करके। तो डिफ्यूज का मतलब हम समझ लेते हैं। डिफ्यूज का मतलब मूवमेंट, हाइड्रोजन एटम जो मूव होगा उसी को हम डिफ्यूज बोलेंगे, मोटा मोटी हम समझते हैं। तो अगर टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन एटम जो है डिफ्यूज होके वो स्टील के सरफेस पे आ जाएंगे और एटमॉस्फेयर में निकल जाएंगे बाहर रैपिडली। देखिए इफ द वेल्ड इज रिलेटिवली वार्म ग्रेटर देन 300 डिग्री सेल्सियस द हाइड्रोजन एटम्स विल डिफ्यूज मूव आउट quite rapidly, quite fast and escape into the atmosphere and will not cause the embrittlement। वो embrittlement नहीं करेगा। तो अगर 300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसीलिए पोस्ट हीट का कॉन्सेप्ट रहता है कि वेल्डिंग के बाद हम आइटम को गर्म करते रहते हैं ताकि जो वेल्डमेंट जो हमारा जल्दी कूलिंग ना हो और टेम्परेचर बना रहे तो वेल्ड मेटल हाइड्रोजन जो है निकल जाए बाहर।
द रिस्क ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बीइंग ट्रैप्ड इनटू द वेल्डिंग और एचएजेड एरिया में बी रिड्यूस्ड बाई। कैसे रिड्यूस होगा? देखिए, प्रीहीट करेंगे तो स्लो कूलिंग होगा, तो जो मोल्टेन वेल्ड पूल है वो ज़्यादा मतलब गर्म, थोड़े ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा तो हाइड्रोजन आइटम निकल जाएंगे बाहर। फिर प्रिवेंटिंग क्विक कूलिंग ऑफ द मोल्टेन वेल्ड पूल। जो मोल्टेन वेल्ड पूल है उसे हम स्लो कूलिंग करेंगे तो अभी हाइड्रोजन आइटम निकल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पोस्ट हीटिंग करते हैं। पोस्ट हीटिंग ऑफ द वेल्डमेंट, एक होता है पोस्ट हीटिंग और एक होता है पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। पोस्ट हीटिंग होता है जो हम वेल्डिंग के तुरंत बाद करते हैं, वो पोस्ट हीटिंग होता है। तो वो किस लिए करते हैं? तो कूलिंग रेट को कम करने के लिए, मतलब धीरे धीरे वेल्डिंग ठंडा हो, जिससे जो उसके अंदर ट्रैप्ड हाइड्रोजन है बाहर निकल जाए। तो soon after welding and holding the joint at the for a minimum 2 hours to facilitate the escape of hydrogen atoms.